51 सीटों पर लंबी कतारें अब हर जगह कमोवेश जो 11 जिले जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 51 सीटों पर हो रहे हैं, हर जगह हम कुछ तस्वीरों के साथ पहले शुरुआत में देख लीजिए कि किस तरीके से तमाम वीवीआईपी भी पहुंचे वोट डालने के लिए। एक तरफ आप अमेठी में देख रहे हैं, संजय अपनी पत्नी अमिता के साथ पहुंचे वोटिंग करने के लिए, बाहर निकल के उन्होंने बातचीत भी की। और दूसरी तस्वीर में आप प्रजापति भी वोट डालने पहुंचे, वह भी आप देख रहे हैं। महंत ज्ञानदास मतदान करने पहुंचे, वह भी आप देख पा रहे हैं। अयोध्या में वो फैजाबाद का इलाका है, वहां पर वो पहुंचे। और इन सब के बीच हर किसी के जहन में महंत ने जब जिक्र किया मंदिर का, ये सवाल निकल कर आया। और हमारी संवाददाता सुप्रिया इस वक्त विनय कटियार के साथ है। सुप्रिया, जरा बात कीजिए विनय कटियार से। सर, किस तरह का देखते हैं इस बारी का जो चुनाव है असेंबली का, एक कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में? नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नारा लगाती है कि ये साथ पसंद है। जनता को इनका ये साथ पसंद नहीं है और ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से धराशायी होने वाले हैं। ये जो चरण का चुनाव होने जा रहा है, इसमें तो समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। सर, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का और बीएसपी का कहना है कि जब जब चुनाव आते तभी तभी भाजपा को राम मंदिर याद आता है। नहीं, हमको तो हमेशा राम मंदिर याद आता है। जब तक नहीं बन जाएगा तब तक याद रहेगा, इसको हम भूलने वाले नहीं। और ये लोग जो कहते हैं, इनको कभी कभी याद आता है, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोग तो हमेशा याद करते हैं और बनाएंगे। सरकार अगर हमारी आई तो राम मंदिर का निर्माण होगा। तो अगर भाजपा की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो राम मंदिर बनेगा? पूरा प्रयास करेंगे कि बन जाए। सर, योगी आदित्यनाथ हैं, आपके पड़ोस में गोरखपुर से एमपी हैं, उनका कहना है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुसलमान जो हैं वो भाजपा के साथ नहीं जुड़ पाए। नहीं, योगी जी ने जो भी कहा होगा ठीक ही कहा होगा, लेकिन ये बात सही है कि मुसलमानों के साथ हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। एक राम मंदिर इशू को छोड़ करके बाकी तो कहीं कुछ है नहीं, बाकी सब ठीक है। तो भाजपा के साथ उनको जुड़ना चाहिए। अब वो नहीं जुड़ते हैं, ये उनकी मंशा है। वो नहीं जुड़ेंगे तो देखेंगे क्या होता है फिर आगे। जो अखिलेश यादव हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि कौन कौन से काम उत्तर प्रदेश में नहीं है। उन्हें काफी ज्यादा जो है वो अटैक किया प्रधानमंत्री के ऊपर पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर। नहीं, अखिलेश यादव ने जो अटैक किया है वो उनको कल्पना नहीं है। जिस मेट्रो ट्रेन की वो चर्चा करते हैं, वो मेट्रो ट्रेन में 80% पैसा भारत सरकार ने दिया हुआ है। संजय पुगलिया जी, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें लग ऐसा रहा है कि अखिलेश ने खुद को उसी पटरी पर लाकर खड़ा किया है जिस विकास की पटरी को प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में खुद को उस पर चलते हुए बड़ी मात्रा में वोट डाले थे। दूसरा हिस्सा जो अमित शाह की स्ट्रेटजी रही बीजेपी को खड़ा करने को लेकर, उस स्ट्रेटजी की लाइन पे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लाकर खड़ा कर दिया है। तो लग क्या रहा है कि क्या ये वाकई लोग अपनी विचारधारा, अपनी धारा, अपनी सोच को चुनाव जीतने के लिए बदल रहे हैं, या किसी की कोई धारा विचारधारा है नहीं, बस चुनाव जीतना है किसी भी तरह? बिल्कुल। अब तो देखिए, ये चुनाव में सिद्धांत विधांत की बात हम लोगों के लिए रह गई है। किसी भी तरह चुनाव जीतना है, इसके दो बड़े अच्छे उदाहरण देखिए इस दौर के। एक कि जिस गायत्री प्रजापति को निकाला उसको ये टिकट दे रहे हैं, तो कौन सा बेदागी और दागी राजनीति करने के दायरे से बाहर निकल करके आ पाए अखिलेश, वहां पोल खुल गई। रहा सवाल पोलराइजेशन न करने का या सबका साथ सबका विकास करने का, तो वहां कब्रिस्तान जैसे हमने नारे सुन लिए। तीसरी बात कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा का ही हिस्सा है कि बड़े पैमाने पर इसको भी एक नया मॉडल बना लिया है बीजेपी ने कि लोगों को इंपोर्ट कर लो, और उसी इंपोर्ट का नतीजा है गरिमा सिंह। तो इनको इस बात के लिए कोई संकोच नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए जो करना है वो सब हम करेंगे। विचारधारा या विकास की बातचीत हम लोग रोज रोज करते हैं, लेकिन वोटर को इमोशन के आधार पर, बरगलाने के आधार पर, भ्रांतियां फैलाने के तौर तरीकों को ढूंढ करके कैसे अपनी तरफ कर लिया जाए, इसका खुला खेल चला है। और यूपी में इसको देख करके वास्तव में निराशा होती है, लेकिन इस निराशा में हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे लोगों को जब आप कहते हैं कि आप रोजगार की बात क्यों करते हैं, देखिए नोटबंदी के बाद भी हमको वोट मिलेगा, और ये होता हुआ शायद यूपी
में दिख रहा है। इसीलिए बहुत विवादास्पद बात कहते हैं उर्मिलेश, जब वो कहते हैं कि अज्ञान के आनंद लोक में लोग शायद मस्त है वहां पे। अगर ऐसा है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन क्या जनता जनार्दन के सामूहिक विवेक को हमको इस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए? यह भी एक दूसरा सवाल बड़ा मौजूद है। प्रसून, बस्ती में चूंकि जिसका जिक्र करते सबसे पिछड़े जिलों में से एक बस्ती भी आता है, कुमार अभिषेक, जो मुद्दे हैं, क्योंकि इस चुनाव को हम लोग जब बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो शेखर जी हैं, उर्मिलेश जी हैं, इस चुनाव को कई मायने में अलग तरीके से देखने का प्रयास भी हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं, मुस्लिम कहीं बट तो नहीं रहा है, मंदिर का मुद्दा पीछे है, विकास का मुद्दा, कई इश्यूज हैं। क्या वहां पर लोगों के जहन में यह सवाल है, या एक पारंपरिक तौर पे 5 बरस बाद एक और चुनाव आया है, उस दृष्टि से ही पूरी की पूरी वोट को लेकर सोच है? अभिषेक। प्रसून जी, देखिए, अगर बात की जाए यहाँ के मुद्दों की, तो मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर बस्ती शहर की बात करें जहां हम खड़े हैं, तो सड़क और बिजली जैसी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी गांवों में शायद हो सकती है। लेकिन अगर युवाओं की बात करें तो कई युवा यहाँ ये कहते देखे गए कि यहाँ पे भाई साहब सिनेमा हॉल नहीं है, 5-5 सिनेमा हॉल थे, बंद हो गए, और हमें इसके लिए गोरखपुर जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है सिनेमा देखने के लिए। तो ऐसे छोटे मोटे मुद्दे हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि लोग कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे मुझे जो दिख रही है कि ये इलाका बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास ये रही है। अब बीजेपी यहाँ बहुत कह सकते हैं दमदार तरीके से दस्तक दे रही है, जो कांग्रेस का उम्मीदवार था। अभिषेक, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये ठीक है कि इस तरीके की बातें लोग करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठकर वोट करेंगे इन मुद्दों पर? बिल्कुल नहीं। यहाँ भी मुझे जो दिखाई दे रहा है, कई लोगों से जब मैंने सुबह से जो बात की है, उसमें बहुत अहम है जाति और धर्म। इस इलाके में खुद योगी आदित्यनाथ ने बहुत तगड़ा प्रचार किया है और वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जो दिखा है, जो बीजेपी ने भी जो टिकट बांटा है, आप देखिए यहाँ पे कई दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ से एक चौधरी उम्मीदवार उतारा है ताकि वोट बटे, और वो दिखाई दे रहा है। जो नॉन यादव ओबीसी वोटर्स हैं, वो यहाँ खासतौर पर बटते दिख रहे हैं। जो मुस्लिम है, यहाँ पे जो जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं या जहां पर लोगों से मैंने बात किया है, यहां पर विभाजन यहां भी मुझे दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोग यहां पर मुझे शहरों में मुझे अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो स्थिति जहां पे कि समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गढ़ कह सकते हैं पिछले चुनाव में, वहां पर त्रिकोण बन रहा है, और कोई आदमी कौन जीतेगा ये कहना यहां बहुत मुश्किल है। हम जरा अमेठी में गरिमा सिंह के साथ हमारे संवाददाता हैं, जरा बात कीजिए। अमेठी की चुनावी जंग में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विरासत की जंग छिड़ गई है, और वो विरासत की जंग सियासत पर हावी है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ गरिमा सिंह है, उनका पूरा जो कुनबा है वो यहाँ पे है, उनकी बेटियां बहू भी हैं। गरिमा जी, पहले आप कभी बाहर नहीं निकलती थी सड़कों पर, ये पहली बार है जब आप सड़कों पे बाहर ही नहीं निकली है, बल्कि डॉक्टर संजय सिंह के खिलाफ आपने जो है एक मोर्चा खोला है। क्या आपको लगता है कि अमेठी की सहानुभूति आपको मिलेगी? देखिए, मैं पहले कभी बाहर नहीं निकली, ये सच है, और अभी जनता की मांग से और पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं बाहर आई हूँ। लेकिन ये कहना कि ये हमारे खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैदान में है नहीं, मैदान में तो अमिता मोदी है ना, तो मेरे खिलाफ तो अमिता मोदी हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि जनता इसका फैसला करेगी और जिसको जिताना होगा उसी को जिताएगी। बार बार उस तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये सियासी लड़ाई है, मुद्दों पर लड़ना चाहिए, पारिवारिक जो कलह है उसको आपको या तो कोर्ट में या घर में सुलझाना चाहिए, ना कि सियासत की कसौटी पे। देखिए, कोर्ट में तो ये मामला सुलझ चुका है और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मेरे फेवर में है जी। तो वो तो हो ही चुका है जी। अब जनता भी इसका फैसला दे देगी कि सही रानी कौन है जी। बार बार ये नारे भी हो रहे हैं कि अब रानी नहीं महारानी चाहिए, तो आपने इस तरह का नारा लगाया, आपको लगता है कि जनता जो है, अमेठी की एक बात कही जा रही है कि वनवास हुआ है कई सालों का, वो वापस आई है, तो अमेठी की जनता राजा को छोड़ के आपके साथ आएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि ये रानी का जमाना युग नहीं है ये, लेकिन जनता हमको बना रही है, जो बनाना चाह रही है बना रही है, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। फिर
आप समझ रही हैं कि ये सामाजिक न्याय की भी बात है, सामाजिक मान्यता की बात है, जिसको स्थापित करना जरूरी है। भाजपा ने आपको टिकट दिया, आपने भाजपा ज्वाइन भी नहीं की थी उस वक्त, कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लगता है भाजपा भी पारिवारिक मुद्दों को भुनाना चाह रही थी और डॉक्टर संजय सिंह को भी कहीं प्रहार करके राहुल गांधी को भी प्रहार करने की कोशिश? भाजपा की नीतियां जो है बहुत सार्थक और सीधी हैं और मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। उन्होंने सर्वे करवाया, उसमें शायद मेरा नाम आया होगा, तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने, भाजपा सरकार ने हमको चुना, इसके लिए उनका धन्यवाद है, हमको इस योग्य समझा। आपके बेटे भी काफी सक्रिय रहे राजनीति में, वो भी टिकट चाह रहे थे, शायद उनके बजाय भाजपा ने कहा कि आप ज्यादा प्रबल दावेदार रहेंगे। अब ये तो पार्टी समझेगी। अब अच्छा रहता कि अगर वो चुनाव लड़ते, किसी को भी मिलता, माँ को मिलता, बेटे को मिलता, बात एक ही थी। मान्यता मिलेगी महारानी की, कुछ ऐसी सोच के भी है और शायद दो प्राणियों के बीच की लड़ाई, अमेठी की लड़ाई सिमट गई क्या? और देखिए, ये पार्टियों के अंदर जो डेमोक्रेटाइजेशन की समस्या है, वो पहले माना जाता था हमारे देश में कि सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टियां और बीजेपी, ये दोनों कैडर बेस्ड पार्टियां हैं और इनके जो प्रत्याशी होते हैं अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन वो कैडर पर जाते हैं। लेकिन ये इस तरह के जो उम्मीदवार आए हैं और बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार भारी संख्या में उत्तर प्रदेश में उतारे हैं इस बार। यहां तक कि अयोध्या में भी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कई पार्टियों की यात्रा करते करते इस बार बीजेपी के प्रत्याशी बन गए हैं। और गरिमा सिंह जी तो महारानी है। कांग्रेसीकरण हो रहा है बीजेपी का, तो कांग्रेसीकरण हो रहा है, हो गया है, कांग्रेसीकरण से आगे है, लेकिन इसको इन्होंने जरूर संप्रदाय जाति के समीकरणों के बीच में ढाला है। और एक जमाने में हम जब बच्चे थे तो स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी। स्वतंत्र पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती थी, राजा महाराजा उसमें खूब लड़ते थे और सबकी जमानतें जब्त हो जाती थी। मिसेस गांधी का दौर जब कांग्रेस में आया, स्वतंत्र पार्टी धाराशायी हो गई, फिर तो प्रीवी पर्स भी बंद हो गया, आप जानते ही हैं। तो ये दौर में बीजेपी ने हाल के वर्षों में, देखिए बीजेपी की बहुत अच्छाइयां हो सकती हैं, बहुत सारे नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी एक काम जो बीजेपी ने किया है, अचानक किसी सितारे को उतार देना, अचानक किसी खिलाड़ी को उतार देना जिसने जीवन में कभी राजनीतिक मुद्दों पर बात न की हो। सुजीत, एक बात बताइए, बिहार का जो सोशल इंजीनियरिंग का पूरा थ्योरी था और जिसको लेकर वहां पर नीतीश लालू के साथ भी खड़े हो गए, अब आप चूंकि यहां पर आए हैं और बहरीच में हैं, यहां पर भी आप सोशल इंजीनियरिंग देख रहे हैं और बिहार के सोशल इंजीनियरिंग से ट्रेनिंग लेकर बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग लग रहा है पूर्वांचल में काम करेगा। देखिए प्रसून जी, मैं यही सोच रहा था कि अभी 1.5 साल पहले हम लोगों ने चुनाव देखा बिहार में। वहाँ जो बीजेपी की स्थिति थी और यहाँ की स्थिति है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी यहाँ पे जिस मजबूती के साथ खड़ी है, वैसी मजबूती बिहार में हमें दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि उनके प्रचार तंत्र ये बताते थे कि बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है और रिजल्ट जो आया वो सबके सामने है। मुद्दे जो यहाँ पे हैं, मुद्दे नहीं थे बीजेपी के पास बिहार में, और वो मुद्दे उठाती थी, लेकिन वो मुद्दे चले जाते थे नीतीश कुमार के पास। देखिए, दोनों राज्यों की अगर तुलना करें तो वहाँ महागठबंधन है, यहाँ गठबंधन है। वहाँ भी एक चेहरा नीतीश कुमार थे, यहाँ भी चेहरा अखिलेश थे। वहाँ भी बीजेपी के पास चेहरा नहीं था, यहाँ भी बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पर चूंकि मैं पहली बार इस चुनाव में हिस्सा ले रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी मजबूती से खड़ी है यहाँ पे बिहार में की अपेक्षा। हालांकि बिहार में सीधी लड़ाई थी, यहाँ बीच में बसपा भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्ट्रेटजी काफ़ी बदली है, बीजेपी ने मुद्दे उठाए हैं और यहाँ जो सरकार है उन्होंने कई मुद्दे बीजेपी को दिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें, एक बहुत बड़ी बात है पोलराइजेशन जो हो रहा है, पोलराइजेशन के कारण बीजेपी मुझे लगता है कि बिहार से बेहतर स्थिति में है। यहाँ पे स्थिति बेहद किस रूप में, इसका एक अंदाजा इससे बता दें कि 13% लोग यहाँ पर रहते हैं और अगर पूरे उत्तर प्रदेश के कॉलेजों की तादाद लें तो इस इलाके में सिर्फ 1% कॉलेज है। लेकिन हमारा सवाल शशिखर जरा सा आगे का है। हम लिस्ट देख रहे हैं, एडीआर की एक रिपोर्ट जो है उसमें बता रहे हैं कि बीजेपी ने 21 दागी उम्मीदवारों को खड़ा किया है, बीएसपी ने 23 को खड़ा किया है, समाजवादी पार्टी ने 17 को खड़ा किया है, कांग्रेस 2 है, कम सीटों पर लड़ रही है। ये एक स्थिति है। क्या यहां बाहुबलियों के जरिए जब आप चुनाव मैदान में कूदते हैं या दागियों के आसरे रहते हैं, इसलिए इशू गायब रहते हैं, या इशू आए ही नहीं इसलिए ये बाहुबली है?
नहीं, बाहुबलियों में हमारे लोग अपना आश्रय ढूंढते हैं। हमारी दिक्कत क्या है, अभी मैं बुंदेलखंड में था। गवर्नेंस फेल है इसका मतलब? नहीं, गवर्नेंस फेल मैं इसको नहीं बोलूंगा, ये हमारी अपनी प्रॉब्लम है। हम यानी कि जनता की, मतदाता की। मैं भी उत्तर प्रदेश का मतदाता हूं। मैं भी बुंदेलखंड में था और मैं एक जंगल में घूम रहा था। वहां मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब, ददुआ के मंदिर में पूजा इसलिए होती है कि ददुआ जैसा दूसरा कभी डकैत पैदा नहीं होगा। अब वो इस तरीके से पेश किया गया जैसे कोई इंदिरा गांधी, कोई अटल बिहारी वाजपेयी, को जवाहरलाल नेहरू दूसरा नहीं पैदा होगा। और आज एक मिनट, नहीं, हम बड़ा लिमिटेड समय, हम एकदम चाह रहे हैं कि पॉइंट आ जाए। इसी अंसारी को साथ नहीं लेना, क्या इसीलिए अखिलेश के लिए स्थिति बिगड़ी उस इलाके में, या बिगड़ सकती है? अभी मैं इसका दावा नहीं करूंगा बिगड़ सकती है, लेकिन ये सच है कि अंसारी को 5 से 15 सीटों पर बहुत असरकारी व्यक्ति है। इसका मतलब है बाहुबली और दागी महत्वपूर्ण है इस चुनाव में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक 2 उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं। पहला उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जी ने किसी अभी हाल की एक जनसभा में कहा कि हम नकल को, इस सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है, हम नकल बंद करवा देंगे। लेकिन गोंडा में जो बीजेपी के सबसे बड़े दिग्गज हैं, उनके कितने कॉलेज स्कूल चलते हैं और उन स्कूल कॉलेजों में संख्या जो बढ़ रही है, लगातार बढ़ती गई है, वो किन कारणों से बढ़ती गई है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जरूर करा लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दागियों का जहां तक प्रश्न है, देखिए मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बीच के जो तराई के इलाके हैं, उनमें थोड़ा फर्क है। जहां तक अंसारी बंधुओं का सवाल है, देखिए अंसारी बंधु और मुख्तार अंसारी दोनों में फर्क किया जाना चाहिए। अंसारी परिवार होता है, एक सेकंड, नो, अंसारी के बिना उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंसारी परिवार में अफजाल अंसारी हैं जिनकी बैकग्राउंड वामपंथी राजनीति है, दिल्ली के बैठे लोगों को मालूम नहीं है। मोहम्मदाबाद में किसानों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई में वो परिवार शामिल रहा है। कानून और संविधान के दायरे में स्थिति को टटोल रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैं ये आज से नहीं, बहुत पहले से कहता रहा हूं कि मुख्तार अंसारी और अंसारी बंधुओं में फर्क है। आज की तारीख में सिर्फ सीट आप लोग फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। मुख्तार अंसारी को कभी भी समाजवादी पार्टी में लेने की बात उस परिवार ने नहीं की। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी का विलय करना चाहते हैं, माइनस मुख्तार अंसारी। मुख्तार जो टैक्टिकल जो मैं बता रहा हूं क्या हैसियत है, मैं बता रहा हूं। हम ब्रेक के बाद इस पर आएंगे। ब्लंडर जो जिस मुद्दे पर आ रहे हैं, हम ब्रेक के बाद आएंगे, तुरंत लौट रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे थे जिसको लेकर बार बार जिक्र हो रहा था, हम ये सोच रहे थे बार बार, ये दिमाग में रखिएगा, ब्रेक के बाद इस पे ज़हन करेंगे। जो जवानों को लेकर जो परीक्षा हो रही थी, उसके पेपर लीक हुए महाराष्ट्र।